गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियोस में जो हमारी सीरीज़ चल रही थी कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, तो उन्हीं की हमारी ये जो है अगला पार्ट है हमारी वीडियो का। तो इससे पहले इसके अधीन जो है वो 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं हमारी जो है चैनल पर, आपको वो सारे मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आगे के जो ये सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हैं लॉर्ड मेयो, 1869 से 1872 ईस्वी। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1872 ईस्वी में इन्होंने एक कृषि विभाग की स्थापना की। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, तो अंग्रेजों के समय में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। एक अफ़गान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? तो लॉर्ड मेयो की। फिर है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 1872 से 1876 ईस्वी। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, यही इसने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। जो वैधानिक कार्रवाइयाँ थी जो कि अनावश्यक है, उनको ये इसका उद्देश्य था उनको बंद करना। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ और इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880 ईस्वी। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार था। साहित्यकार में इसने ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। यानी साहित्य के अगर हम बात करें तो जो है लॉर्ड लिटन बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार यानी नॉवलिस्ट, निबंध लेखक यानी एसेइस्ट एवं साहित्यकार था और साहित्य के क्षेत्र में जो है इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा और लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। यानी कि जो है 1 जनवरी 1877 ईस्वी को जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई और दिल्ली दरबार में जो है मतलब इसी उपाधि से उनको सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि कब सम्मानित किया गया? तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी को, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। इस कानून में प्रावधान था कि यदि किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। यानी जो है अगर उसमें मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपत्तिजनक है तो सरकार जो है उस प्रिंटिंग प्रेस के साथ ही सारी संपत्ति जो है वो जब्त कर सकती है। पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का जो है वो समर्थन किया, यानी जो है इसका साथ दिया और ऐसा जताया कि ये अच्छा है और ये ठीक भी है। तो पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई और 1859 में इसे घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसे घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो
महाविद्यालय की स्थापना की। तो जो मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विद्यालय महाविद्यालय है उसकी स्थापना कहाँ हुई? अलीगढ़ में। और किसने की? तो लिंटन ने, यानी जो लॉर्ड लिंटन था उसने जो है मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की अलीगढ़ में। फिर है लॉर्ड रिपन, 1880 से 1884 ईस्वी। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थीं। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया जिसके आधार पर कई प्रांतों में 1883 से 85 के मध्य स्थानीय जो है स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। ये सब हुआ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसके समय में ही भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था, यानी जो 1881 की जनगणना हुई थी भारत में उसमें जो है हैदराबाद और राजपूताने को उसमें ऐड नहीं किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, पर इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग जो है वो इसमें छूट गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा ही 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी एक तरीके से धीरे धीरे जो है वो बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगना प्रारंभ होने लगा था, ऐसा कह सकते हैं। 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। ये एक्ट चाय, कॉफ़ी, नील की खेती पर लागू नहीं था, यानी जो लोग चाय, कॉफ़ी या नील की खेती कर रहे हैं या ऐसी किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उस पर जो है ये प्रतिबंध लागू नहीं था। 3 फरवरी 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। तो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो जो है 1800 मतलब वो कब स्थापित हुआ या कब गठित हुआ भारत में जो पहला शिक्षा आयोग था? तो जो 3 फरवरी 1882 में रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में गठित किया गया वो आयोग भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था 3 फरवरी 1882 को। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण जो है फिर इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए विद्रोह को जो है श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इस ये विधेयक लागू किया गया था तो इसके विरोध में जो अंग्रेजों ने विद्रोह किया उसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, यानी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है जिनका नाम हम अक्सर सुनते हैं, उन्होंने जो है वो लॉर्ड रिपन को जो है भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। फिर है लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 ईस्वी हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो ये जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध है वो किस गवर्नर के टाइम में हुआ था? लॉर्ड डफरिन। और बर्मा को अंतिम रूप से फिर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुए। तो ये सारे एक्ट किस लॉर्ड के टाइम में पारित हुए? लॉर्ड डफरिन। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन ईच एग्जाम।
ओके। सो इसके जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो ये कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। इसमें कई सारे पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि 28 दिसंबर 1885 को कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। और उस टाइम जो है वो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। ठीक है। तो फिर है हमारे अगले जो लॉर्ड हैं, लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 से 1894 ईस्वी। तो ऊपर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर के टाइम में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके। सो लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, डूरंड रेखा। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं डूरंड रेखा। तो अब आप अगर पिछली वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा, तो आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो मध्य की सीमा रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण इसी समय में हुआ। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया और साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी की गई। तो ये सारे कार्य हुए लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में। फिर अगले हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, 1894 से 1899 ईस्वी। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। यानी वो क्या कहते हैं कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। 1895 से 1898 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। तो जब ये अकाल पड़ा था उस टाइम गवर्नर कौन थे? एल्गिन द्वितीय। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 ईस्वी। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। यानी लॉर्ड कर्जन के टाइम में कई सारे इम्पोर्टेंट काम हुए और उनका टाइम पीरियड 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। जैसे कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया और भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर जो है अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम को 1899 में बनाया। 1901 में इसने सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग और टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग 1902 और सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। तो इस तरीके से इसने कई सारे आयोगों की स्थापना करी और अधिनियम पास किए और जो है अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। और सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में इसने एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। फिर है प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया।
इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। तो सहकारी उधार समिति अधिनियम किसके काल में बनाया गया? तो कर्जन के 1904 में, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। या किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने। 1901 में इसने कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी वो स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक तो पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा वो पश्चिमी बंगाल। यानी एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी जो बंगाल है उसका मुख्यालय बनाया गया ढाका को। और पूर्वी बंगाल मतलब अगर जैसे वर्तमान की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो वही पूर्वी बंगाल था। तो पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और पूर्वी बंगाल का ले गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को पश्चिमी बंगाल का ले गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। एक सेकंड, ये क्लियर नहीं है, लिख देती हूँ यहाँ पर, अब क्लियर होगा। तो पूर्व बंगाल का ले गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को और पश्चिमी बंगाल का ले गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया, यानी रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, यानी टोटल 5 साल। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में ढाका में। और किसके द्वारा? तो उल्लाह खां और आगा खां, यानी सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई। समाचार पत्र अधिनियम यानी प्रेस एक्ट 1908 भी पारित हुआ। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को, यानी जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन पर राजद्रोह का आरोप लगा और 22 जुलाई 1908 को उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको 6 वर्ष की सज़ा दे दी गई। तो उनकी गिरफ्तारी कब हुई? तो 22 जुलाई 1908 को राजद्रोह के आरोप में। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा, कौन थे? एसपी सिन्हा। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। यानी जो मुस्लिम हैं उनके लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। फिर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसी के समय गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 एवं 1911 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया।
23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसके लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था, यानी जो उन पर बम फेंका गया उसके लिए उत्तरदायी कौन था, तो अनुशीलन समिति को जिम्मेदार ठहराया गया। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार एवं अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 लोगों को फांसी, 2 को 7 वर्ष की सजा मिली। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसी के समय में जो है वो 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुल अधिपति नियुक्त किया गया। तो जो हार्डिंग है, इनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुल अधिपति कब नियुक्त किया गया, तो 1916 ईस्वी में। फिर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। बेहद इम्पॉर्टेंट कि जो रॉलेट एक्ट है वो कब पारित हुआ, तो 1919 ईस्वी में। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर के टाइम में हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी जो है इन्हीं के टाइम जो है स्टार्ट हुआ था। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तृतीय अफगान युद्ध भी जो है वो इसी के टाइम हुआ और अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय MN रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का गठन किया। नेक्स्ट हमारे एक और हैं लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी। 1921 ईस्वी में मोपाला विद्रोह हुआ था, तो ये इन्हीं के टाइम में हुआ, लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की और इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। उसके बाद जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो जो है चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। तो यहाँ पर इसको बताने का ये जो है इंटेंशन है कि उस टाइम जो है गवर्नर थे लॉर्ड रीडिंग। फिर है भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। तो भारत में CSC की स्टार्टिंग कब से हुई, 1922 से इलाहाबाद में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में की, जो 1922 ईस्वी में कार्य करना प्रारंभ किया। वर्तमान में ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई।
तो ये भी कब हुआ, तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम में, तब वही गवर्नर जनरल थे। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल। जो हमारी सीरीज़ कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल है उसका एक और पार्ट, और अभी इसका जो है अन्य पार्ट्स भी आएंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।